हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एयरफोर्स अग्निवीर वायुसेना का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 14। ठीक है, 14 नंबर प्रैक्टिस सेट का सेकंड पेपर आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सेकंड पेपर जो आपका रहता है रागा का पोर्शन रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है 30 प्रैक्टिस सेट आपके कराए जाएंगे। 30 प्रैक्टिस सेट में जो है 13 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 14 प्रैक्टिस सेट का ये सेकंड पेपर आपका है। ठीक है, तो इसमें 30 प्रश्न रहते हैं आपके बेसिकली, और 30 प्रश्न में आपको पता है 30 प्रश्न में रीजनिंग, मैथ और जीएस से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो 30 में से आपको लगभग 25 प्लस प्रश्न आपको करने हैं, और आपको जो स्कोर आपका बन रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, और ये 30 प्रैक्टिस सेट है टोटल, तो इनकी जो सीरीज हम लोग कराएंगे आपके लिए। तो इस जो 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप paperhacker.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अब शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट अपना ये सेकंड पेपर है, और तर्क शक्ति और सामान्य जागरूकता का ये रहता है, आपको पता ही है ये चीज़। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपका इससे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। आपको पता है मंदिरों की हमारे भारत में क्या है, शैली होती है। ठीक है, अलग अलग तरीके के मंदिर होते हैं, जैसे हमने देखा होगा दक्षिण भारत में मंदिर अलग तरीके के हैं। ठीक है, उत्तर भारत में मंदिर अलग तरीके के हैं। अपने यहाँ ऐसे करके गुम्बद बनाते हैं, वहाँ मंदिर के ऊपर कैसे मंदिर बनाते हैं, लंबे लंबे। ठीक है, तो उस चीज को क्या कहते हैं, शैली कहते हैं। जैसे हमारा अभी राम मंदिर बन रहा है, तो उसको भी क्या है, कई शैलियों को मिलाकर उसको भी बनाया जा रहा है। तो उसी चीज को यहाँ पर पूछा है। तो जो उत्तर में शैली होती है वो होती है आपकी नागर। ठीक है, उत्तर की जो शैली है उसे कहते हैं हम नागर। ऐसे ही जो दक्षिण में है, दा से दक्षिण, दा से द्रविड़। ठीक है, दक्षिण का आपको याद रखना है दा से दक्षिण और दा से द्रविड़ शैली। तो जो द्रविड़ शैली होती है ये कौन सी है, दक्षिण की शैली है। और जो आपकी नागर शैली है ये कहाँ की है, उत्तर की शैली है। तो यहाँ पर आप दोनों शैलियों को याद रखेंगे। ठीक है, ये जो है इन दोनों के बीच की शैली कहलाती है, उत्तर दक्षिण के बीच की शैली बेसर शैली कहलाती है। दक्षिण की द्रविड़ और उत्तर की नागर शैली आपकी कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज को आप जो है ध्यान रखेंगे। और ये कब से शुरू हुई थी हमारे भारत में, तो ये गुप्त काल के समय से इस चीज का प्रचलन हमारे यहाँ चला था। ठीक है, तो इस चीज को भी हम ध्यान रखेंगे। लगभग 7वीं शताब्दी से इसको का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है। जो काशी विद्यापीठ है उसका संस्थापक यहाँ इन्होंने पूछा है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय आपका ऑप्शन में दे रखा है, आचार्य नरेंद्र देव जी दे रखे हैं, बाबू श्री प्रसाद गुप्त दे रखे हैं, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, काशी विद्यापीठ का ये संस्थापक हैं। ठीक है, काशी विद्यापीठ के ये संस्थापक हैं। इसका नाम बाद में बदल दिया गया था, इसका नाम काशी विद्यापीठ की जगह महात्मा गांधी विद्यापीठ कर दिया गया था। ये चीज भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी विद्यापीठ इसका नाम रख दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखो, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है इस पर सिर्फ एक विशाल भूखंड था। मतलब ऐसे ये कहना चाह रहा है कि जैसे आज जो है महाद्वीपों में विभाजित हो गया है हमारा। ठीक है, आज हमारी पृथ्वी पर कई महाद्वीप हैं। ठीक है, कई खंड हैं, छोटे छोटे द्वीप बन गए हैं, छोटे छोटे। ठीक है, एशिया महाद्वीप बन गया है, ऐसे करके अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस टाइप से। लेकिन उस समय क्या था, एक ही क्या था, विशाल भूखंड था, एक ही विशाल भूखंड था। तो उसका क्या नाम था, तो जो सबसे पहले विशाल भूखंड था उसका नाम था आपका पेंजिया। ठीक है, पेंजिया क्या था, सबसे पहले जो विशाल भूखंड था उसका नाम था पेंजिया। जो गोंडवाना लैंड है इसमें क्या है, इसमें एशिया में ये जो हमारा भारत है वो किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, तो पेंजिया क्या था, पूरा पेंजिया था पहले, उसके बाद उसके कई टुकड़े हुए, विभिन्न भागों में विभाजित हुआ वो। ठीक है, टेक्टोनिक जो होती है पृथ्वी की, टेक्टोनिक परत कहते हैं जिसे, पृथ्वी के खिसकने के कारण क्या है, पेंजिया कई भागों में विभाजित हो गया और आज क्या है, कई जो है पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, भारतीय संसद के घटक क्या है। भारत की जो संसद है उसमें क्या क्या आता है आपका। ठीक है, तो जो भारत की संसद होती है उसमें आपके 3 पार्ट आते हैं।
तीन पार्ट कौन से होते हैं, राज्यसभा लोकसभा होता है केवल, ठीक है। ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा को टिक करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, बी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। जो आर्टिकल नंबर भारत जो संसद है, ठीक है, जो संसद है इसका आर्टिकल कौन सा है अगर वो पूछे, तो एक ट्रिक आप याद रखेंगे, सरला, सरला, ठीक है। सरला एक ट्रिक हम याद रखेंगे, इससे सा से क्या बनेगा, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो संसद का आर्टिकल है ये 79 है, राज्यसभा का आपका 80 है और लोकसभा का 81 है, ठीक है। मार्कर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इस चीज को आप नहीं जाएंगे, आप इस चीज पर ध्यान देंगे, ठीक है। ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। तो यहाँ पर जो हो जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 79 जो है, अनुच्छेद नंबर 79 जो कहता है, उसमें लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनेगी, संसद आपकी बनेगी, ठीक है। तो संसद आपकी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। एक चीज याद रखेंगे आप, राष्ट्रपति के पद पर या तो राष्ट्रपति रहेगा या उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, यानी कि ये पद कभी भी रिक्त नहीं रहेगा, इसकी जगह पर कोई ना कोई कार्य करता रहेगा। वैसे ही लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है, यानी कि इसको हम भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा क्या है, आपकी स्थायी सदन है। जब से देश आजाद हुआ है तब से क्या है, राज्यसभा को भंग नहीं किया है और आगे भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान है। तो राज्यसभा स्थायी सदन हो जाता है आपका, तो ये दोनों जो है आपके स्थायी रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी हम ध्यान रखेंगे। अगर वो पूछता है स्थायी सदन कौन सा है, तो राज्यसभा, और अस्थायी यानी कि जो स्थायी नहीं रहता है, जिसे भंग किया जा सकता है, वो लोकसभा, ठीक है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूखा बर्फ किसे कहते हैं, ड्राई आइस, ठीक है। तो ड्राई आइस किसे कहते हैं यहाँ पर हमें बताना है। तो क्या निर्जलीय बर्फ को कहते हैं, या ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहते हैं, यहाँ पर आपका ठोस जल को कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये किसके रूप में इस्तेमाल होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ इसे कहते हैं, शुष्क बर्फ इसे क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। शुष्क बर्फ इसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है आपका, CO2, ठीक है। तो इस चीज को हम नोट कर लेंगे कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, इनमें से कौन सा देश कृषि निर्यात का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उपभोक्ता का मतलब हो गया जो कृषि निर्यात होता है उसका उपभोक्ता, सबसे ज्यादा आयात कौन करता है, एक प्रकार से ये हुआ कृषि के चीजों का सबसे ज्यादा आयात क्या करता है, कौन उपभोक्ता है उनका, ठीक है। तो इस चीज का आंसर क्या हो जाएगा, यहां से बताइए, तो यहां से क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या भारत, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा डी ऑप्शन आपका भारत, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन भारत, यानी कि जो भारत है वो सबसे बड़ा उपभोक्ता है कृषि जो है निर्यात का, कृषि का जो निर्यात होता है वो उसका सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। ये 2017 में यूक्रेन की एक रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग भारत सबसे बड़ा कृषि जो सामान है उसका उपभोक्ता था। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनओ जो होता है उसकी सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य, यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है इसमें कितने स्थायी सदस्य होते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यूएनओ जो होता है उसमें कितने अस्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं, ये हम पूरा देख लेते हैं। यूएनओ जो होता है, यूएनओ सुरक्षा परिषद में आपके 15 कितने होते हैं, क्या 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, 15 सदस्य होते हैं इसमें। अगर वो पूछे स्थायी कितने होते हैं तो आपको बताना है 5, और अस्थायी कितने होते हैं तो आपको बताना है 10, ठीक है।
यूएनओ में स्थाई और अस्थाई दोनों पूछे तो मैंने दोनों लिख दिया है। स्थाई आपके 5 हो जाएंगे और अस्थाई आपके 10 सदस्य हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन 5, क्योंकि इसने स्थाई सदस्य पूछा है तो 5 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखो इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस उपयोग की जाती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ये यूज होती थी, अब तो खैर बंद कर दिया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में से अब हमें बताना है माउस, प्रिंटर, स्कैनर या मॉडेम, इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ की जाती है। तो आपको पता है माउस का यूज़ इंटरनेट के लिए नहीं होता है, कंप्यूटर में होता है। ये कौन सी इनपुट डिवाइस होती है। ऐसे ही प्रिंटर आउटपुट निकालने के लिए होता है, जैसे कोई भी जो है फोटोकॉपी वगैरह निकालते हैं तो हम प्रिंटर से निकालते हैं। स्कैनर आपका इनपुट जो है डिवाइस है। तो जो मॉडेम है, मॉडेम क्या होता है, मॉडेम आपका इंटरनेट चलाने के लिए होता था पहले। तो मॉडेम को लगा देते थे, इससे क्या होता था, इससे जो एनालॉग कंप्यूटर होते थे, एनालॉग जो सिग्नल होते थे उनको ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता था। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य आपका कौन करता है, मॉडेम। और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मॉडेम। तो ये दोनों काम ये क्या करता है, मॉडेम के द्वारा किए जाते हैं। तो इससे हमारा इंटरनेट चल जाता है। तो मॉडेम जो डिवाइस है इसके द्वारा हमारा इंटरनेट चल जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से आपका सेक्शन शुरू हो गया मैथ का। मैथ का सेक्शन यहाँ से हमारा शुरू हो गया है। पहला प्रश्न पूछ रहा है वो कि x माइनस वाई दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है। तो x प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको पूछा है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर वो पूछता है तो हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई। इसमें पूछा है आपने x प्लस वाई का स्क्वायर पूछा है। तो x प्लस वाई का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्या हो जाएगा 2xy। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रख देंगे। एक्स प्लस वाई स्क्वायर का हमें मान निकालना है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हमें निकालना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 20 यहां पर इसका मान रख देंगे प्लस 2xy। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका 20, 2x जो है y निकल के आ गया। हमें पता है x माइनस वाई का वैल्यू दी गई है। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी, 2। x माइनस वाई बराबर हमारा दिया गया है 2। ठीक है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना निकल के आएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही तो प्राप्त होगा। तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू पता है 2, तो इसका मान हो जाएगा 4 बराबर, इसकी भी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 20 माइनस 2xy, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, माइनस के 2xy बराबर 20 को इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 20 प्लस के 4, यही तो हो जाएगा माइनस का 20 प्लस के 4। तो यहाँ से हम माइनस के 2xy बराबर कर रहे होंगे माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको 16 को काटेंगे तो कितना जाएगा, 8 बार जाएगा। तो यहाँ से xy का वैल्यू हमने निकाल लिया, xy बराबर 8। अब इस xy की वैल्यू को हम क्या कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 20 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाली 8, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाली 8, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 8 दूनी 16, 20 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36। 20 और 16 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता चल गया, मैंने x माइनस वाई का बराबर 2 था, इसका स्क्वायर करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली,
एक्स वाई की वैल्यू इस समीकरण में रख दी, हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकल के आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, देखो दो संख्याओं का योगफल दिया गया है आपको 8, यानी कि x प्लस वाई दिया गया है और उनका गुणनफल 15 दिया गया है। ठीक है, मान लो x प्लस वाई दिया गया है आपको 8 और गुणनफल का मतलब क्या हो गया x बाई, ये दिया गया है आपको 15। तो उनके व्युत्क्रम यानी कि x का व्युत्क्रम हो गया 1/x और y का हो गया 1/y, ये पूछा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको क्या करेंगे, एक्स वाई इसका एलसीएम आ गया और x का x लिख देंगे प्लस में ऊपर y लिख देंगे। तो इस चीज को यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं हम। अब आपको पता है x प्लस वाई आपका दिया गया है, ठीक है, और x वाई भी आपको पता है, यानी कि 8 ऊपर कितना रखेंगे 8 और नीचे कितना रखेंगे हम 15, यही तो रखेंगे ऊपर 8 क्योंकि x प्लस वाई बराबर 8 है और x वाई बराबर कितना दिया है 15, तो 8/15 यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को देख लेंगे एक बार। x प्लस वाई बराबर दिया गया था, x वाई बराबर दिया गया था, x 1/x प्लस 1/y हमसे पूछा था, हमने एलसीएम ले लिया, x प्लस वाई निकाल लिया। ठीक है, एलसीएम लेके इसका x प्लस वाई आ गया, दोनों की हमने वैल्यू रख दी, इसकी 8 इसकी 15, तो 8/15 यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, √2 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, √2 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में और वो पूछ रहा है 7/3 प्लस √2 का दशमलव के शुद्ध 2 अंकों तक मान बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप लोग सीधे क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूं पहले। अरे क्वेश्चन करो यार, जो हम तो कर ही रहे हैं, तुम करो, लगाओ। तो यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे वो चीज हम देखते हैं पहले। ठीक है, तो आप सीधा क्या करेंगे, इसका 7/3 प्लस √2 का मान रखने लगेंगे आप 1.4142, ये चीज आप करेंगे। इसको 3 अंकों तक ही ले लेते हैं। ठीक है, 1.414 1.414, आप क्या करेंगे 7/4.414 ये चीज आप करेंगे और यहाँ पर आप दशमलव से काटने लगे जाएंगे और फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत ही नजदीक आपके जो है 2 ऑप्शन दे रखे हैं 1.59 और 1.60। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल फंस जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है फिर, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, 7/3 प्लस √2 दिया है, इस चीज को जब नीचे अपॉन में √ दिया गया हो तो हमें सबसे पहले इसको √ को नीचे से खत्म करके ऊपर ले जाना चाहिए। तो इस चीज को हमें सबसे पहले 3 माइनस यानी कि इसकी संयुग्मी करनी से, ठीक है, इसकी संयुग्मी करनी से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे दोनों जगह, 3 माइनस √2, ये चीज हम कर लेंगे। हमें पता है ये क्या हो गया, a प्लस बी, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 7 ऊपर हो गया और 3 माइनस √2 ये क्या हो गया ऊपर, अपॉन में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा √2 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। अब ये क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से 2, देखो क्या हो जाएगा 3 माइनस ऊपर वाला ऐसे ही लिख देंगे, अपॉन में आपका हो गया 9 माइनस 2। ठीक है, ये 9 माइनस 2 कितना आएगा आपका 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका नीचे का पूरा वैल्यू कितना हो गया 7, तो 7/7 हो गया, ये 7 हो गया और इसको ऐसे ही लिख देंगे 3 माइनस √2, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 माइनस √2 आपका निकल के आ गया। 3 माइनस √2 जब आपका निकल के आ गया इसका मान, तो अब हम मान रखेंगे 3 माइनस √2 का मतलब क्या है 1.414
ठीक है, 1.4142 दे रखा है, तो 1.4142 पूरा ही निकाल देते हैं। अब इसको हम घटाएंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, देखो मान लो 3 यहाँ पर लिख देते हैं, दशमलव लगा लेते हैं, 1 2 3 4 जीरो लगा देते हैं, ऐसे ही 1.4142 यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको घटाओ, 10 में से 2 गए 8 बचे, 9 में से 4 गए 5 बचेंगे, ऐसे ही यहाँ पे कितने बचेंगे 8, और यहाँ 5 दशमलव, यहाँ पे कितना बचेगा 1, यानी कि 1.58 या 9 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, 1.58 या 9, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन कैसे करना था ये। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, समतुल्य बट्टों वाला आपको मैंने बताया था फार्मूला, वही फार्मूला इसमें लगाना है। ठीक है, समतुल्य जब बट्टे पूछे आपसे, 2 बट्टे दे रखे हो तो उसका एक समतुल्य बट्टा पूछे, बट्टे का मतलब होता है छूट, तो हमने छूट के लिए क्या कहा था, माइनस लगा देंगे। फार्मूला क्या बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। x की जगह 20% की छूट दे रहा है, फिर कितने की दे रहा है 5% की, -5% छूट है, और प्लस का चिन्ह लगा दिया, माइनस के 5% गुणा माइनस के 20% बटे में आपका 100 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, गुणा में है तो, और 5 दूनी 10 यानी कि 100 हो गया ये, क्योंकि 20 पंजे 100 होता है, तो 100 से ये पूरा क्या कट जाएगा, एक बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, माइनस के 20% और माइनस के 5%, माइनस के 25% लिख सकते हैं, और प्लस का 1, यहाँ से मैं एक बार में काटूंगा तो यहाँ पे माइनस का 1, यानी कि -24%। माइनस का मतलब हो गया छूट, और 24% का मतलब 24% छूट, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अनिरुद्ध है एक, उसने एक साइकिल खरीदी 8% लाभ पे। ठीक है, एक साइकिल 8% लाभ पे बेची। अनिरुद्ध ने x रुपए की कोई साइकिल ली थी, उसे 8% लाभ पर, यानी कि 108% की बेची थी उसने। 100% लाभ, उस 100% की किसी चीज को हम मान लेते हैं, जितना लाभ हुआ उसमें ऐड कर दिया, यानी कि 108% की उसने बेच दी। अब वो कह रहा है यदि उसे 75 रुपए अधिक में, यानी कि 108 तो बेची ही बेची, इसमें 75 रुपए और ले लेता, वो 75 रुपए और दे दिए भाई, 75 रुपए और दे देता, ले लेता, तो 14% का लाभ होता, यानी कि x का 114% हो जाता। फिर ये जो संख्या है 108% में अगर मैं 75 जोड़ दूंगा तो x का कितना बन जाएगा, ये 114% बन जाएगा। ठीक है, x का 114% बन जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है वो कितने परसेंट की बनी, इसको घटा लेते हैं, x के 108 में से 114 में से 108 जाएंगे तो कितना बचेगा, देखो ऐसे कर लेंगे, x इंटू 114 माइनस x 14%, x का 108%, तो आपको समझ में आ गया 75 किसके बराबर था, x के 6% के बराबर था 75। ठीक है, 108 गया 114 में से, तो कितना बचा, x का 6% बराबर कितना है 75 के, तो यहां से हमने निकाल दिया x बराबर कितना हो जाएगा 75 बटे 6 गुणा में 100। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और ये 50 हो जाएगा, तो 50 25 पंजे 125 और एक जीरो, यानी कि 1250 रुपए की उसने क्या है, साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, 1250 रुपए था। ठीक है, x की वैल्यू कितनी थी, 1250 रुपए आपकी हो गई। नेक्स्ट, इसको एक तरीका से और कर सकते हैं, जैसे अनिरुद्ध ने 100% मान लेते हैं। ठीक है, 100% हम मान लेते हैं, कोई साइकिल 100% पे खरीदी, 108 पे बेच दी, अगर वो 75 रुपए अधिक पे बेचता तो 14% का लाभ होता है, यानी कि 114% का लाभ होता। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 6%, और लाभ कितना होता 75 रुपए का, तो 6% कितने बराबर हो गया 75 के, तो 1% बराबर कितना हो गया 75 बटे 6। ठीक है, हमें चाहिए कितना 100%, यही तो हमें चाहिए, तो इसकी वैल्यू आपको अभी निकाली थी 1250। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मान लो 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 7। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से थोड़ा, 5 संख्याएं हैं, 7 औसत दे रखा है।
मान लो 5 जगह कितने कितने हैं, 5 लोग हैं, उनके पास 7-7 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 7-7 रुपए हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है नई संख्याएं सम्मिलित करने पर, कितनी संख्याएं सम्मिलित करने पर? नई 8 संख्याओं का औसत इतना होता आता है, यानी कि 3 संख्याएं और सम्मिलित कर दी तभी तो 8 हुई। अब देखो 5 का तो 7 था, 3 और सम्मिलित कर ली तो औसत हो गया भैया पूरा 8.5, 8.5 औसत हो गया। 3 नई संख्याओं का औसत बताना है। देखो 5 संख्याएं थी जिनका औसत था 7, यानी कि 5 लोग थे जिनके पास 7-7 रुपए थे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, 3 लोग और जोड़ लिए तो सबके पास 8.5 रुपए हो गए। इनके पास भी 8.5 हो गए, इनके पास भी 8.5 हो गए। तो देखो 3 लोगों के पास कितने थे? पूरे 8.5 रुपए थे। 3 लोग ये हैं, इनके पास कितने हो गए? 8.5, क्योंकि पांचों सबके पास कितने हैं? 8.5। अब वो कह रहा है इनके पास भी 8.5 हो गए, इनके पास 7 तो थे, एक 1.5 रुपया सबके पास बढ़ गया, तो कितने लोगों के पास 1.5 रुपया बढ़ गया? 5 लोगों के पास 1.5 रुपया सबके पास बढ़ गए। ठीक है, तो ये बढ़े किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से तो बढ़े, इन 3 की वजह से। इन 3 के पास फालतू थे, इनने क्या किया? 1.5 रुपए इन 5 को भी दे दिए, तभी तो औसत 8.5 हुआ। यानी कि अब जो 8 लोग हैं उनके पास 8.5 रुपए हैं। 8 लोगों के पास 8.5 रुपए हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना। 8 दिए 24 और ये कितना हो जाएगा? 25.5। इतने रुपए ये थे 3 लोगों के पास, और इन लोगों के पास कितने रुपए बढ़ गए? 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा? 5 पचम 25, यानी कि 5 6 7 7.5 रुपए। 7.5 रुपए इन लोगों के पास हो गए। तो ये टोटल कितने हो गए? 25 और 7 कितने हो गए? 25 और 7 आपके 32 और 1 33 रुपए ये टोटल हो गए। अब मैं एक बार बताइए, आप 5 लोगों के पास 7 रुपए थे, अब ये बढ़त घटत हुई किनके कारण है? इनके कारण। यानी कि ये जो 33 रुपए हैं ये कौन लेके आया था? ये 3 लोग ही तो लेके आए थे। तो वो यही पूछ रहा है, नई संख्याओं का औसत होगा। ठीक है, नई संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना होगा? 3 नई संख्याओं का औसत होगा। 5 संख्याओं का औसत 7 है, नई संख्याएं सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। ठीक है, तो 3 नई संख्याओं का औसत होगा। तो ये जो 33 है ये कितने लोगों के पास था? 3 लोगों के। तो कितना हो गया इनका औसत? इनके तीनों के पास कितने कितने रुपए थे? 11-11 रुपए ही तो थे, 11-11 रुपए इनके पास थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। जैसे मान लो 5 संख्याएं थी, 5 लोग थे, उनके पास 7-7 रुपए थे, तो 5 सत्ते 35 रुपए टोटल थे। 35 रुपए टोटल थे। अब वो कह रहा है कि अब 8 लोग हो गए, 3 नई संख्याएं बढ़ गई और 8.5 रुपए अब हो गए सबके पास। ठीक है, तो अब कितने रुपए हो गए? 8.5 रुपए अब हो गए। कितने लोगों के पास? 8 लोगों के पास। ठीक है, तो 8 लोगों के पास 8.5 रुपए हो गए, तो ये कितना हो गया? 8 पंजे 40 रुपए, हासिल आ गया 1, 8 8 अट्ठे 64 और 1 65। ठीक है, 1 के बाद दशमलव, यानी कि 65 रुपए हो गए अब इन टोटल। तो 35 पहले थे, 35 में तो पहले थे, 65 रुपए अब हो गए। यानी कि जो बड़े हैं वो 3 नई संख्याएं जो आई हैं उनके ही कारण तो बड़े हैं। तो अगर मैं 65 में से 35 घटा दूं तो जो 3 संख्याओं का औसत था वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3 संख्याओं का जो औसत है वो निकल के आ जाएगा मेरा। तो ये कितना आ जाएगा? 0। 6 में से 3 गया, 3 बचा। 6 में से 3 गया, 3 बचा। 8 40 4 8 64 4 67, ये यहाँ पे 67 हो जाएगा बेटा, 68। ठीक है, 8 पंजे 40 के 8 पंजे 40 के 0 और हाथ से लगे 4। ठीक है, तो 4 लगे, 8 अट्ठे 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। तो 8 में से 5 गया, 3 बचेगा। ये 33 किन के कारण बड़े थे? ये 33 3 लोगों के कारण बड़े थे। तो प्रत्येक पर कितने कितने रुपए बढ़ेंगे? 33 3 लोगों के पास हैं, तो प्रत्येक पर कितने कितने रुपए बढ़ेंगे? 11-11 रुपए पड़ेंगे। तो औसत कितना हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, यानी कि 11 आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है 16.5 से ही 2/3% वार्षिक दर
से कितनी वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज, वो कह रहा है किसी धनराशि का, मान लो कोई धनराशि एक्स थी, कोई धनराशि क्या थी, एक्स थी, उसका साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर, यानी कि मूलधन कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट एक्स, और एक्स ही क्या हो जाए उसका ब्याज आई, आई बराबर कितना हो जाए एक्स, ठीक है। और रेट कितनी दी गई है आपकी 16 सही 2/3%। तो इसको मैं सही कर लूंगा तो क्या लिखूंगा इसे मैं, 16 दिया 48 और 2 50/3% लिख सकता हूं इसे मैं, ठीक है। अब आपके पास फार्मूला है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही तो फार्मूला है। अब देखो आई बराबर कितना है एक्स, ऐसे ही रेट प्रिंसिपल अमाउंट कितना है एक्स, ठीक है, और रेट कितनी दी गई है 50/3, ठीक है। और टाइम कितना है आपका, टाइम आपसे पूछा है, ठीक है, टाइम हमसे पूछा है, बटे में 100 भी है, इसको भी लिख लेंगे। अब देखो 50 दूनी 100 और ये 3 दूनी 6 हो गया, एक्स से एक्स कट गया तो 6 ये किधर आ जाएगा इधर, तो टी बराबर आपका कितना हो जाएगा 6 वर्ष, यानी कि टी बराबर आपका कितना आ गया 6 वर्ष। तो जो कितने वर्षों में ये धनराशि बराबर हो जाएगी, 6 वर्षों में ये धनराशि मूलधन के बराबर हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, 6 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 12 है, 8 लोग हैं उनके पास कितने हैं 12 रुपए हैं, 12 8 जगह हैं, कितनी जगह है 8 लोगों के पास 12 रुपए हैं। 8 लोगों के पास 12 रुपए हैं तो कितने रुपए हो गए टोटल 96 रुपए हो गए, ठीक है। अब वो कह रहा है इनमें से 2 संख्याएं जीरो हैं, यानी कि 2 संख्याओं के पास कितना कितना है 8 लोग हैं उनमें से 2 के पास कुछ भी नहीं है, यानी कि टोटल 96 रुपए जो हैं वो कितने लोगों के पास हैं 6 लोगों के पास ही तो हैं। तो बाकी बराबर गैर शून्य संख्याओं का मान क्या है, ठीक है, बाकी बराबर गैर शून्य संख्याएं जो हैं, गैर शून्य संख्याएं का मतलब जो शून्य नहीं है, तो शून्य नहीं है वो कितनी है 6 संख्याएं, 8 संख्याएं थी टोटल, 12 रुपए से इनके पास 96 रुपए बन रहे थे, किसी के पास कम थे किसी के पास जीरो थे, टोटल अगर औसत निकाल रहे थे हम तो 96 रुपए बन रहे थे। अब वो कह रहे हैं 2 संख्याओं के पास भैया कुछ नहीं है, इनके पास तो जीरो है, तो बचे कितने लोग 6 लोग, 6 लोगों के पास है भाई पूरा पैसा, 96 रुपए कितने लोगों के पास है 6 लोगों के पास, 96 रुपए पूरे 6 लोगों के पास है। तो एक लोग के पास कितना हो सकता है औसत निकालो, 6 एकम 6, एक लोग के पास 6 एकम 6 और 6 6 36, 16 रुपए आएगा एक एक के हाथ में, ठीक है, जो 6 हैं उनके हाथ में 16 रुपए आएंगे। तो गैर शून्य संख्याएं जो हैं उनके पास कितने रुपए हो जाएंगे 16 रुपए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखो, यहां से रीजनिंग शुरू हो गई, यहां से क्या हो गई शुरू हो गई रीजनिंग। रीजनिंग में आपका कह रहा है सेना सैनिक, सेना में कौन होते हैं सैनिक होते हैं भैया, तो मंडली में कौन होते हैं कलाकार होते हैं, प्रधानाचार्य में कौन कौन होते हैं विद्यालय होते हैं, बिल्कुल गलत हो गया। पहिए में क्या कौन होते हैं कार होते हैं ना, बिल्कुल गलत। मंत्री में मंत्री परिषद, बिल्कुल गलत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मंडली में कलाकार, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कह रहा है वो 354 से 351 बना दिए मैंने, आप 378 को क्या बनाओगे इसी हिसाब से, ठीक है। तो हमने देखा भाई 354 से 351 बना रहा है, कितने घटा रहा है 354 में से 351 बनाऊंगा मैं तो कितने घटाऊंगा 3 ही तो घटाऊंगा, तो इसमें से हमने भी 3 घटा दिए भैया लो, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 475, तुमने देखा 475 बन गया, तो हमने देखा ऑप्शन में है, यानी कि आपका आंसर क्या है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई 23 से 28, 28 से 34, 23 से 28 बना दिया, 28 से 34, 34 से 41, 41 से 49, अगली संख्या तुम बनाओ कैसे बनाओगे। तो हमने देखा अच्छा कैसे बनानी है, देखो 23 से 28 किया इसने, अच्छा यानी कि 5 बढ़ाया, 5 को क्या किया बढ़ा दिया, ऐसे ही 28 से 34 कर दिया, कितना बढ़ाया भाई 28 से 34 बढ़ा दिया, यानी कि 6 बढ़ा दिया, अच्छा एक ज्यादा बढ़ा दिया। अब इस बार क्या किया 34 से 41, 34 से 41 कर दिया, यानी कि कितना बढ़ा दिया 7 बढ़ा दिया। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा, अच्छा एक एक बढ़ा रहा है इस बार, तो इस बार कितना बढ़ाया होगा 8,
ठीक है, इस बार कितना बढ़ाया हुआ 8, हमने चेक कर लिया 4149 यानी कि यहाँ 8 बढ़ाया, तो हमने सीधे आंख मीच के 9 बढ़ा देना है, इसमें कितना बढ़ा देना है 9, तो 9 दूनी 18, 8 58 हो जाएगा इसका, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है, ठीक है, इसको करने की कोशिश करो, इसको करने की कोशिश करेंगे। देखो इसको कैसे करेंगे, आपने देखा हमें लगाना है किसमें, शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लगाना है इन्हें, यानी कि मतलब ये कह रहा है ये कि जैसे जैसे अंग्रेजी में जो वर्णमाला में अक्षर दिए हैं ABCDEFGH, तो जो पहले आए ना उसको पहले लगा दो, जो बाद में आए उसको बाद में लगा दो। हमने देखा ठीक है, आई देख ले, आई से शुरू है ये, तो हमने देखा आई से शुरू है, ठीक है, पहले वाले अक्षर को देखते हैं, ठीक है, पहले वाले की तुलना करते हैं, फिर दूसरे वाले में, फिर तीसरे, ऐसे करके प्रत्येक अक्षर की तुलना करते हैं। तो हमने देखा पहले में तो सब में आई है भैया, अभी तक तो कुछ नहीं पता चल रहा कौन से को पहले लगाए, ठीक है, छोड़ दिया हमने, दूसरा देखने लगे, एन है दूसरे में भाई, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी, अभी भी हमें कुछ नहीं पता चला, ठीक है। अब हमने देखा है यहाँ पे 6 नंबर वाला जो वर्ड है, ऐप कितने नंबर पे आता है 6 पे, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ABCD क्या करनी पड़ेगी, आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा ये डी कौन से पे आता है, आपका डी 4 नंबर पे आता है, ठीक है भाई, इससे कम वाले पे तो ये है, इससे कम तो ये है, तो किसको लगाएंगे हम, 3 नंबर को लगाएंगे, इससे पहले तो इसे छोड़ दिया हमने। अब हमने देखा और देख लो भाई, ये भी 4 नंबर पे आता है, ये भी 4 नंबर पे आता है, ये भी, ये 6 नंबर पे आता है, हमें पता चल गया भाई 3 ऐसे हैं जिनमें 4 नंबर पे आता है, यानी कि इन 3 में से पहले दूसरे तीसरे पे तो यही आएंगे, ठीक है। बाकी ये दोनों क्या है, ये दोनों तो पीछे चले गए बिल्कुल, ये तो बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे, 5वें 6ठे नंबर पे आएंगे, तो जिसमें 1 और 2 हो ना 5वें लास्ट में, वही आंसर हमारा सही होगा। 1 और 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आंसर तो आपको मिल गया, आंसर तो आपको पहले ही मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करना है, अरेंज करके एक बार देख लेते हैं। हमने देखा इसमें 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है, इन तीनों में तो हमें पता नहीं चला। अगला अक्षर देखते हैं, ये 21 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, ये फिर 21 पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है, सबसे कम कौन से नंबर पे आता है, दूसरा, ठीक है, तो दूसरा सबसे पहले आएगा। कुछ गलत हो गया क्या, दूसरा सबसे पहले आना, नहीं ये वाला तो बिल्कुल लास्ट में जाएगा ना, ये वाला तो छोड़ दो, इन तीनों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इन तीनों में देखना है हमें। तो ये 9 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, यानी कि 9 नंबर वाला आपका क्या आएगा, पहले आएगा। तो 5 नंबर क्या था, सबसे पहले आएगा, तो 5 नंबर हमने पहले रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसे छोड़ दो, जो आपका प्लेस हो गया उसे छोड़ दो। अब आपके बच्चे ये दोनों, इन दोनों को हमने रखना है, इसमें डी है, इसमें यू है, इसमें भी यू है, यू तक हमें नहीं पता चला। अब हमें बताया एल कितने नंबर पे आता है, 12 पे, ठीक है, और सी कितने पे आता है, तीसरे नंबर पे। तो कौन सा पहले आना चाहिए, कौन सा पहले आना चाहिए, चौथे नंबर वाला, ठीक है, तो चौथे नंबर वाला प्लेस हो गया। अब ये भी रख गया, ये भी रख गया, रह गए कौन, ये 3। तो अब इसके बाद तो यही आएगा, ठीक है, तीसरे नंबर वाला। और पहले दूसरे में हमें पता है कि पहला दूसरा, हमने पहला रख दिया फिर दूसरा रख दिया, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो आपको जब एग्जाम में करना है तो ये नहीं देखना है प्रत्येक क्वेश्चन को, हमें यही देखना है, यही पता चल गया था हमारा कि हाँ ये 6 नंबर पे आ रहा है, तो ये क्या है, लास्ट में आएंगे, तो पहले दूसरे जहां लास्ट में होंगे वही आंसर हमारा सही हो जाएगा, तुरंत कर देंगे वहां पर, तो ठीक है, टाइम बचाना है वहां। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई फ्लूट को उसने UOFGB लिख दिया, अब पता नहीं हमने कैसे लिख दिया उसने, ठीक है, वो कह रहा है लैंप को आप लिखो, हमने लिख दिया इसको, लैंप को तुम लिख लो भाई। तो हमने कि ठीक है चलो हम देखते हैं। तो देखो क्या किया है उसने, FULT है, FULTE है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे ही आप इसको देखो, आपको समझ में ना आए, आप सबसे पहले क्या करो, इसके नंबर लिख दो, ये 21 है, ये 12 नंबर पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 5 पे आता है, ठीक है। इसको ये लिखा है इसने, इसके बिल्कुल नीचे लिख लो इसे UOFG और V, हमने इसके भी नंबर लिख देने हैं, 21, 15, ठीक है, 6 और 7 और 22 लिख दिया भैया। अब देख लो क्या करना है, ये 21 नंबर पे, ये भी 21 नंबर पे, क्या ऐसे करके बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है भाई, ऐसे नहीं बन रहा है, ये भी जो है F होना चाहिए था, यानी कि ये तो आपका कैंसिल हो गया। हमने देखा 21 और ये 6 नंबर पे है,
21 से 6 को जोड़ूंगा मैं, कितना हो जाएगा? 27 हो रहा है। ऐसे ही 15 और 21 को जोड़ो, 15 और 21 को जोड़ो, क्या हो जाएगा? FULT 15 21 को जोड़ेंगे हम, कितना हो गया? 20 30। और ये कितना, ये भी नहीं बन रहा है, यानी कि अपोजिट भी नहीं है भाई। 20 7 27, 5 22 27, 12 और 6, ये तो बनना है, ये 27 हो रहा है। 22 और 5 कितना होगा? ये भी 27 हो रहा है। और यहाँ पर कितना है? 12 और 6। क्या कुछ गलत लिख लिया क्या? FUL 12 21 और 6 27। क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, ठीक है, इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर L है, यहाँ पर U है, ठीक है, यहाँ पर L है, यहाँ पर U है। इसको क्या करेंगे हम? यहाँ पर लिख लेंगे L, यहाँ पर क्या है? दोबारा से लिख लेते हैं, देखो फ्लूटी है भाई, ये FLUTE, ठीक है, वरना बनेगा नहीं। FLUTE आपका क्वेश्चन ऐसा होगा जो देखते ही बन जाए, ठीक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, वो ऐसे नहीं पूछेगा कुछ गड़बड़, ठीक है। तो F G और V। अब देखो इसका मैंने क्या किया, मान रख दिया G 12 21, ये 20, ये 5, ऐसे इसका रख देते हैं भाई 21, ये 15, ये आपका 6, ये 7, और ये कितना हो गया? ये क्या है? V है 22। देख लो, सबके सम कर लो। 21 और 6 कितना हो गया? 27, ठीक है। और ये 15 और 12 कितना हो गया आपका? 27। ऐसे ही 6 21 6 कितना हो गया? 27। ऐसे ही आपका 20 और 7 27, और ये 5 और 22 कितना हो गया? 27, ठीक है। सबके कितने आ गए? सबके बराबर आ रहे हैं भाई 27। तो हमें क्या करना है? उसमें इतना ही जोड़ना है। 12 में कितना जोड़े? 27 हो जाए। 12 में कितना जोड़े भाई? 27 हो जाए। घटा दो 27 में से, 27 में से हमने 12 घटा दिया भाई, तो कितना बचा? 5 और ये 1, यानी कि 15। 15 नंबर पे आपको पता है क्या आता है? O आता है। चारों में O है, चारों में O है, चारों में O है। हम नहीं बता सकते भाई कौन से नंबर पे आएगा। अब देखो A एक नंबर पे आता है। A एक में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए? 26 जोड़ेंगे भाई। 26 नंबर पे क्या आता है? 26 नंबर पे Z आता है, यानी कि S वाला तो गलत हो गया, N वाला भी गलत हो गया, ये दोनों हो गए आपके OZ, ठीक है, OZ। N वाला आपका दोनों में कॉमन है, N हम चेक ही नहीं करेंगे, जब कॉमन है तो N तो आएगा ही, यानी कि M का N तो होता ही है अपोजिट। ये अपोजिट बढ़ दिए हैं आपके, ठीक है। और P 16 होता है। 16 में कितना जोड़े? 27 हो जाए। 16 में 27 में से 16 घटा दो आप, ठीक है, तो कितना जोड़े भैया? 27 हो जाए। 11 जोड़ दो। 11 नंबर पे कौन आता है? K आता है, यानी कि D ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से D ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम समझ गए क्या करना है। आपको देखना है कि ये कितना प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, जोड़ घटा, जैसे भी आपका आंसर आ जाए वहीं से आपको आंसर लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमें बताया ये मान बदल दिए, ठीक है। तो इसका पूछा है आपसे, एक बार ये समीकरण लिख लेते हैं। देखो क्या है, 16 बीच में गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे लिख दिया मैंने गुणा, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे भाग का चिन्ह है, क्योंकि ये दूसरे पेज पे आ गया है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लिया। देखो कितना दिया है? 16, फिर किसका चिन्ह है? गुणा का, फिर 20 दिया है, फिर भाग का, अभी बताऊंगा मैं ऊपर क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर 5, फिर माइनस, फिर 20, फिर प्लस और 4, ये दिया है आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं भाई, ऊपर चलते हैं। ऊपर क्या दे रखा है आपका? ये अब देख लो क्या, किसके लिए क्या दे रखा है? गुणा के लिए किसका चिन्ह दे रखा है? गुणा को प्रदर्शित करता है कौन? देखो किसी निश्चित कोड भाषा में भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, भाग प्लस को, तो भाग की जगह मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। भाग माइनस गुणा को माइनस की जगह मैंने गुणा लगा दिया, ठीक है। प्लस भाग को प्लस की जगह मैंने भाग लगा दिया, ठीक है। और गुणा माइनस को गुणा की जगह मैंने माइनस लगा दिया। अब समझ में आ गया कि किस लिए मैंने ये रखे थे? इसलिए मैंने रखे थे, यानी कि ये वाले चिन्ह क्या है? पहले वाले थे, अब जो इसने बदले हैं वो मैंने लगा दिए। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे इसे। कर लो सॉल्व। 16 20, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है? भाग करना है, ठीक है। तो 16 माइनस 20 प्लस यहाँ पे आपका 5
गुणा 20 बटे में आपका 4 हो गया। ठीक है, वैसे आप एग्जाम में इसे अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, माइनस के 20 प्लस के 16 कितना हो जाएगा, माइनस के 4 आ जाएंगे ये। ऐसे ही ये 5 4 पंजे 20 यानी कि 5 पंजे 25 हो गया। ठीक है, प्लस में कितना आ गया आपका 25, ये कितना आ गया 25, और ये टोटल निकल के कितना आ गया माइनस के 4 और ये प्लस के 25। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 21 जो हो जाएगा प्लस का आंसर 21 ही तो हो जाएगा। देखो आंसर आपका क्या दिया है भैया 21, गलत हो गया भाई, 21 आंसर नहीं आएगा। देख लो कोई गलती की है। 16 गुणा की जगह क्या था माइनस, 20 भाग की जगह आपका प्लस। ठीक है, 5 गुणा माइनस की जगह गुणा और 20 भाग की प्लस की जगह भाग। ठीक है, इस चीज़ को दोबारा चेक कर लेंगे, एक बार इससे चेक कर लेते हैं। नीचे लिख दिया 4 पंजे 20 पचम 25 प्लस के 25 आ गए, ये तो ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देख लो प्लस के 25 प्लस का चिन्ह बीच में, ये माइनस के 4 आ गए। यहाँ तक तो हमने ठीक लिखा है, यानी कि हमने गुणा चिन्ह गलत लिख दिए भाई कहीं। ठीक है, अब देखो चिन्ह चेक कर लेते हैं। गुणा की जगह क्या है आपका, भाग को प्लस प्रदर्शित करता है, भाग को प्लस लिख दिया है। ठीक है, माइनस को गुणा कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही प्लस को हमने क्या लिखा है, प्लस भाग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्लस भाग को गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है आंसर भाई, हमारा आंसर क्या है बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या कर रखा है, इनकी थोड़ी मिस्टेक हो गई है इसमें ही, तो देख लो कोई गलती थोड़ी है, कोई गलती यहाँ पर नहीं है, 21 ही आएगा भाई। और कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, देख लेना इस क्वेश्चन को एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है हमें। टमाटर, आलू, प्याज और गाजर, इनमें देखो कौन सी विषमता हो सकती है। देखो भाई कौन सी विषमता हो सकती है इनमें, बताओ। टमाटर, आलू, टमाटर कहाँ उगता है, ऊपर उगता है। ठीक है, टमाटर पेड़ निकलता है उसमें से टमाटर का जो है टमाटर आ गया ये। ठीक है, टमाटर ऐसे पेड़ होता है टमाटर का। अच्छा, आलू कहाँ निकलता है, आलू कहाँ है, जड़ों में निकलता है। ठीक है, आलू जड़ों में निकलता है। गाजर कहाँ होती है, वो भी जड़ों में होती है। प्याज कहाँ होती है, वो भी जड़। समझ में आ गया क्या अंतर था, टमाटर वाला अंतर था। टमाटर ऊपर होता है, ठीक है, जमीन के, और गाजर प्याज आलू कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछ रहा है, नेक्स्ट प्रश्न तो बड़ा सरल है। देखो 9, 18, 27 दिए हैं। देखो क्या कनेक्शन है इनमें, देखो ध्यान दो क्या कनेक्शन है भाई 9, 18, 27 में। 9 दूनी 18 होते हैं 18 दूनी 9 दूनी 18 होते हैं, 9 तियां 27 होते हैं 9 चौक 36, 36 आंसर में है क्या, हाँ है। ठीक है, तो हमारा आंसर भी 36 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 9 चौक 36 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो ये कह रहा है दीपक से जो संबंध अंधेरे का है, अंधेरे से क्या होता है, अंधेरा दीपक से जो संबंध दर्शाता है। अंधेरा किससे दूर होता है, दीपक से दूर होता है भैया। ठीक है, अंधेरा किससे दूर होता है, दीपक से। तो अंधेरे का दीपक से संबंध क्या है, अंधेरे को दूर करना है तो भाई दीपक जला लो। ठीक है, वही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अपने तत्वों के बीच दर्शाता है। तो देखो अंधेरा खत्म होता है दीपक से। औषधि खत्म होती है क्या रोग से, औषधि रोग से खत्म होती है ना। अंधेरा खत्म होता है भाई दीपक से। तो पढ़ाई कक्षा से खत्म हो जाती है, नहीं। प्यास पानी से खत्म हो जाती है, हाँ। आप कहेंगे हाँ, यानी कि सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। देखो जो यहाँ पे संबंध दिया है वही से उसी से तुलना करके देखो, आपका जो सही आंसर होगा बिल्कुल सही आपको दिखाई दे जाएगा। अब कुछ लोग औषधि रोग लगा देते, रोग अगर इधर होता औषधि उधर होती तो ये सही होता। क्यों, देखो रोग खत्म होता है औषधि से, ठीक है, ऐसे ही अंधेरा खत्म होता है दीपक से। तो ये उल्टा है, वरना ये सही हो जाता। ठीक है, ये उल्टा दिया है इसलिए ये सही नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थकान जरूरत ये तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक्स बाई भाई, एक्स बाई दो भाई। ठीक है, एक्स बाई कौन, एक्स और बाई ये दोनों हैं भाई। ठीक है, ये दोनों हैं भाई। आर कौन है, बाई का पिता है। इन दोनों, अगर ये दोनों भाई हैं मान लो, तो इन दोनों के पिता कौन होंगे, एक ही तो होंगे भाई, आर, यानी कि आर दोनों के ही पापा होंगे। ठीक है, तो आर बाई के पिता हैं तो एक्स के भी होंगे भाई।
ठीक है। टी एस की बहन है, ये पता नहीं कौन है, टी भी नहीं पता हमें, एस भी नहीं पता, इन दोनों को छोड़ दिया हमने, छोड़ो। एस एक्स के मामा है, अब पता चल गया, एक्स के मामा हैं, इसके मामा, यानी कि इनकी जो पत्नी होंगी, आर की पत्नी कोई वाइफ थी, ठीक है, आर की कोई पत्नी होंगी, उसका भाई कौन होगा, आर की पत्नी का भाई तो होगा कौन, इन दोनों का मामा। तो इन दोनों के मामा कौन है, एस, एस है। अब ऊपर वाली लाइन पढ़ लो, एस, टी एस की बहन है, एस की भैया बहन कौन है, टी। अब एस की जो बहन होगी उसी के साथ तो शादी हुई होगी आर की, तभी तो इसके बच्चे हैं, और ये इसका मामा है, ये इसका मामा तभी तो है। तो इसकी वाइफ कौन है, इसकी वाइफ, आर की वाइफ कौन है, टी, ठीक है, आर की वाइफ है भैया टी, और ये कौन है, मामा, ये इन दोनों के कौन है, मामा है। अब देख लो क्या पूछ रहा है, टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से संबंध बताना है, तो बताओ टी आर की कौन हुई, अगर इसकी बहन है ये मामा है इन दोनों बच्चों का, तो इसकी बहन है, इसकी बहन से शादी होगी तभी तो ये मामा कहेंगे, तभी तो मामा कहेंगे। तो टी आर के कौन हुए बताओ, पत्नी हुई, भाई हुई, माता हुए, बहन हुए, टी आर की कौन हुई भाई, टी निगेटिव है, वाइफ है, ठीक है, तो टी कौन हो गई, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर। यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार है, ठीक है, पर तो उस माह की 30 तारीख को किस दिन पड़ेगी, 30 तारीख उस माह की किस दिन पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बताया था, जो तारीख है वो सेम लिख लो, 8 तारीख मैंने लिख ली, ठीक है। अब कह रहा है 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, 8 से 30 तारीख तक कितने दिन पड़े, कितने दिन बचे, 30 में से 8 घटा दो, कितने बचे, कितने बचे भैया, 22 दिन बचे, 22 दिन बचे, ठीक है। 8 तारीख को उसने बताया है, 8 तारीख को भैया सोमवार है, आज तो सोमवार था, हर 7 दिन बाद फिर से सोमवार आएगा, 7 दिन के बाद, ठीक है, फिर से सोमवार आएगा, 7 से भाग कर दिया मैंने, हर 7 दिन बाद सोमवार आएगा भैया। 7 से कितना कट गया, 21 पूरा कट गया, बचा कितना, 1 बचा, यानी कि सोमवार था 1 दिन पहले, यानी 7 तक तो पूरा कट गया, 1 बचा, जितना बचता है उसे दिन में जोड़ दो, सोमवार प्लस 1 यानी कि मंगलवार, कितना हो जाएगा, मंगलवार, आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया मैंने, 8 तारीख को सोमवार दिया था, 30 तारीख को पूछा था, मैंने दिन निकाल लिए, कितने बचे महीने में, 22 दिन बचे, 7 दिन बाद रिपीट करता है तो हर 7 दिन बाद सोमवार होगा, 7 से मैंने भाग कर दिया, 21 तक क्या था, सोमवार था भाई, 22 तारीख को वो पूछ रहा है, 22वें दिन पूछ रहा है, तो भैया मंगल होगा, ठीक है। जितना रिमाइंडर आता है, जितना शेषफल आता है उसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखो कैसे क्या बन रहा है, 3 दूनी 6, 5 4 पंजे 5 चौक 20, 7 एकम 7, कुछ नहीं बन रहा, 3 और 5 8 और 1 9, ये 9 बैठ रहा है, 2 4 6, 6 और 7, ठीक है, 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये भी, यानी कि ये भी मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना बन रहा है, 13 और 9 कितना हो गया आपका, 22, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, 6 और 2 8 और 2 10, ठीक है, ये 10 हो गया, 7 और 1 8 और 4 12, ये भी भाई 22 हो गया, ये भी कितना निकल आया, 22, इन सब अंकों का योग भी 22 है, इसका भी 22 है, इसका भी 22 करके देख लेते हैं, क्या पता आंसर मिल जाए। 11 और 1 12, 12 13 14 15 16 17 और 1 18, 18 में कितना जोड़ दूं, यहाँ पे जो अंक दिया है कितना जोड़ दूं, 18 में 4 जोड़ देता हूँ तभी तो 22 बनेगा। अब ये 4 जोड़ दिया मैंने तो कितना हो गया, 22। अगर 4 ऑप्शन में है तो आंसर सही होगा फिर, ठीक है, 4 ऑप्शन में अगर है तो आंसर सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे उनने रख दिया शीशा, यहाँ पे क्या रख दिया भैया, शीशा रख दिया, यहाँ पे शीशा रख दिया। अब देख लो शीशा रखने के बाद ये आकृति कैसी बनेगी, ठीक है, तो ये जो आकृति है कैसे बनेगी, ये त्रिभुज तो इधर को ही रहेगा, बस इधर को हो जाएगा, ठीक है, इधर को ही रहेगा, इधर को हो जाएगा, देखो इसका अंदाजा भी लगा सकते हो आप, यानी कि ये वाला इधर इधर चोंच थी, किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ये नीचे रहेगा, यहाँ पे ऊपर है, ये कट जाएगा भाई, नीचे वाला नीचे रहेगा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा, अगर इधर रखेंगे शीशा तो ऊपर नीचे थोड़ी हो जाएंगे, ये रहेंगे तो नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, बस घूम जाएंगे, जो चीज़ इधर थी वो इधर हो जाएगी, जो चीज़ इधर थी वो इधर हो जाएगी, तो नीचे वाली जो चोंच है वो इधर हो जाएगी, तो ये वाला तो गलत हो गया, इधर होगी तो ये भी गलत हो गया, इधर होगी ये सही है, इसमें भी सही है, ठीक है।
अब देखो ऊपर वाली जो चोंच है वो उधर हो जाएगी और ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। ये दोनों ही सही हैं आपके, दोनों ही सेम है, ठीक है, दोनों ही आपके सेम है, दोनों ही आंसर सही। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछ रहा है, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो पेपर में ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, आप कहो कि भाई 2 ऑप्शन आ गए तो कौन सा लगा के आएंगे, क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं आएगा, अगर आ गया तो गलत माना जाएगा, ठीक है, सबको नंबर बराबर मिलेंगे उसके, तो उस चीज़ से घबराए मत, ठीक है। अगर आपको लगे ऐसा कोई क्वेश्चन है गलत है तो आप छोड़ भी आएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा भी आएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम पूरा कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, पूरा कर लिया हमने, देख लो। ये चीज़ बतानी है कि किस वाले एंगल में है, ये वाली देख लो, इसमें है कि इसमें है, नहीं है भाई, उल्टा है ये, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो आप वहीं पूरा करके देख लेना, ठीक है, इस चीज़ को तो आप ऐसे ही बना के देख लो तब भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आपका जो रागा वाला पोर्शन है क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है, रागा वाला पोर्शन एंड हो गया। जो भी आपके जो है क्वेरीज हो, ठीक है, आप उसको बताना, और उस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत मालूम पड़े तो आप बताना, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हो चुका है। 30 प्रैक्टिस सेट तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो आप जुड़े रहें, ठीक है, धन्यवाद।